So, hello everyone. Today's topic is hepatocellular carcinoma. तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हम पहला टॉपिक जो इसका करेंगे दैट इज एपिडेमियोलॉजी, राइट। तो एपिडेमियोलॉजी में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड, राइट। बट मोर्टेलिटी वाइड इट कम्स ऑन आई थिंक थर्ड और फोर्थ प्लेस, राइट। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है ये डेवलपिंग वर्ल्ड का मेन इशू है ड्यू टू वायरल एटियोलॉजी, अल्कोहल अब्यूज, राइट। और करंट सिचुएशन में डेवलप्ड वर्ल्ड में भी इसके केसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ नैश और नेफेल्ड। 75 to 80% cases are in developing world and 20-25% cases in developed world. डेवलपिंग वर्ल्ड में जो अराउंड 50% केसेस हैं वो अकेला चाइना होल्ड करता है ड्यू टू हाई प्रिवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। और जो अगर आपको रीजनल एपिडेमियोलॉजी पूछी जाए हेपेटाइटिस इस हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, तो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सब सहारन अफ्रीका, मेडिटेरेनियन रीजन, ये आप बोलोगे जहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ज़्यादा मिलता है, राइट। तो ये तो हो गया कुछ इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में। अब बारी आती है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ कॉमन है, कुछ ऐसा है? इंडिया में साउथ वो क्या नाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सिक्किम में यूजुअली इंडिया में जो इसका इंसिडेंस है वो 1 to 2 केसेस पर लाख पॉपुलेशन पर है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। और यही चीज नॉर्थ सिक्किम में 7 केसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसके इंक्रीज कर जाता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके पास वायरल कोजेज हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, राइट। और मेटाबॉलिक कोजेज हो सकते हैं जैसे नैश, नेफेल्ड, अल्कोहलिक सिरोसिस, राइट, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो बहुत सारे जो भी मतलब मेटाबॉलिक डिजीजेस जो लीवर को इंपैक्ट कर ली हैं, पर्टिकुलरली जो लीवर में इन्फ्लामेशन कोज कर सके और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पेशेंट चला जाए, तो इट कैन कोज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, राइट। नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, मतलब लीवर में फैटी लीवर है बट इट इज नॉट ड्यू टू अल्कोहल, राइट। तो आजकल नई टर्म भी यूज हो रही है, नॉन वायरल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, कि एक पेशेंट ने ना तो कभी जिंदगी में अल्कोहल ली, ना उसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हुआ, तब भी पेशेंट को फैटी लीवर डिजीज हो रहा है। ये आज की मॉडर्न प्रॉब्लम है जिसमें डाइटरी, लाइफस्टाइल्स, ओवर ईटिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारे कोजेज शामिल हैं। पर्टिकुलरली आप देख रहे हो ना, फीमेल्स में केसेस बढ़ रहे हैं, नाइदर दे आर टेकिंग अल्कोहल नॉर दे आर इन्फेक्टेड विद एनी वायरस, राइट। सो वायरल कोजेज हो गए, मेटाबॉलिक कोजेज हो गए हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के, और मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि पेशेंट डूइंग स्मोकिंग, चूइंग बीटल नट, और एफ्लाटॉक्सिन्स दैट इज फंगल टॉक्सिन्स। कईयों में शिस्टोसोमियासिस का इन्फेक्शन भी इसके साथ अटैच किया गया है। तो इस टाइप में दीज आर मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है, राइट। तो अब हर मैलिग्नेंसी में प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग, क्या हम HCC को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम उसे स्क्रीन कर सकते हैं? तो यस, यू कैन हैव सर्टन प्रिवेंशन मेथड्स। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप HBV की वैक्सीनेशन करवा लो, ये तो करवा ही सकते हैं। मोस्टली मेडिकल पर्सन्स को तो कंपलसरी होता है HBV वैक्सीनेशन कराना, रूटीन में भी हम करवा सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंशन का मेथड हो गया। नाउ कम टू द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। किन किन पेशेंट्स को आप स्क्रीन करोगे, और स्क्रीन करोगे तो कैसे करोगे, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्क्रीनिंग। तो आपको स्क्रीनिंग किस किस पेशेंट्स की करनी है ये आपको रट लेना है। हाँ, रेस
all serotic patients, whatever be the cause, सारे सीरोटिक पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है। जिस पेशेंट को सीरोटिक पेशेंट है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव है कोई पेशेंट, राइट। लेकिन क्या सारे एचबीवी वालों की करनी है? नहीं। कब कब करनी है? अब मैं एशियन पॉपुलेशन पर्टिकुलरली इंडिया की बात करता हूँ। अगर मेल है 40 ईयर्स से ऊपर है तो, फीमेल है 50 से ऊपर है तो, अगर कोई अफ्रीकन है तो 20 साल की एज से ऊपर है तो, राइट। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है एचसीसी की तो एज बार भी नहीं है, यू हैव टू डू स्क्रीनिंग। ये तो हो गया हेपेटाइटिस बी का। अब बारी आती है हेपेटाइटिस सी की। किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव है और उस पेशेंट को F3 फाइब्रोसिस है। अगर F1 F2 फाइब्रोसिस है तो नहीं करनी है, ये हम वो कराते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में अगर F3 फाइब्रोसिस है मतलब एडवांस फाइब्रोसिस बढ़ने लग गया है HCV वाले पेशेंट का, तो आप स्क्रीन करोगे उसको, राइट। तो मोस्टली इन पेशेंट्स को आपने स्क्रीन करना है। और या फिर और कोई आपको लगता है हाई रिस्क ग्रुप में आ रहा है, आपको लग रहा है, तो आप कर सकते हो, बट मोस्टली यही पेशेंट्स हैं। जेनेटिक इतना हिस्ट्री ऑफ एससीसी मैम, जैसे कुछ डिसीज है ना जिसमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी या फिर जैसे ह्यूमेकोलोटोमोसिस किसी को किसी की फैमिलियल हो रहा है, उस पेशेंट्स में मोर रिस्क है, अदरवाइज देयर इज। ठीक है, गुड। और अब स्क्रीनिंग मेथड कैसे करोगे स्क्रीन? आपने स्टैंडर्ड दिमाग में रख लो 40 साल की उम्र के बाद, ठीक है। 40 साल की उम्र के बाद यूएसजी एब्डोमेन आप 6 मंथली करवाओगे। आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ एएफपी इन स्क्रीनिंग। उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि एएफपी का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप एनसीसीएन या अदर गाइडलाइंस देखते हो तो उन्होंने प्लस माइनस एएफपी लिखा है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लो क्रोनिक एचबीवी पेशेंट है। अब मैं वैसे प्रैक्टिकली बताता हूँ एएफपी किसका करवाना है। लेट सपोज क्रोनिक एचबीवी का एक पेशेंट है, आप उसका हर 6 महीने यूएसजी करा रहे हो और यूएसजी में आपको सिरोसिस दिखने लग गया है। तो सिरोसिस पेशेंट्स में एचसीसी का नोड्यूल आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट यूएसजी इज डिफिकल्ट। आपको मतलब आप एम्बिग्विटी में चले जाओगे कि 1 to 2 सेंटीमीटर वाला लीजन क्या ये एचसीसी का है या ये सिरोटिक नोड्यूल है, क्या है ये, देन यू शुड गो फॉर एएफपी। तब एएफपी आपकी हेल्प करेगा वहाँ पर। बट अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ रहा है क्या एएफपी स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व है, यूजुअली नहीं इन्वॉल्व है, बट स्क्रीनिंग में आप उसको यूज कर सकते हो इन एडजुएंट, मतलब एडजंक्ट की तरह। यूएसजी इज द मेन मोडालिटी ऑफ स्क्रीनिंग। अब वही तो कंटिन्यूस राइजिंग लेवल 6 मंथली आप करवा रहे हो। एएफपी भी आप हर रोज तो करवाओगे नहीं, 6 मंथली। लास्ट टाइम 20 था, आज 60 आ गया, फिर 100 आ गया, देन यू हैव हाई सस्पिशन कि इसको एचसीसी हो सकता है। और 20 की रेंज में ही बना हुआ है पिछले 1 साल से 2 साल से, तो हो सकता है सिरोसिस से 20 पहुंच गया हो, राइट। तो स्क्रीनिंग होगी हमारी। अब हम करेंगे डायग्नोसिस। क्लिनिकल फीचर्स मैं नहीं बता रहा हूँ कोई खास, कुछ मतलब कोई ऐसा बताने का नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा वाला पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ आ सकता है, राइट उसको क्वाड्रेंट में पेन हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है, डिक्रीज एपेटाइट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, सिंपल जीआई के सिम्टम्स, वेट लॉस और ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे पास 3 मोडालिटीज हैं, इमेजिंग, ट्यूमर मार्कर्स एंड बायोप्सी। इमेजिंग में हमारे पास 3 मोडालिटीज हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई। यूजुअली सीटी और एमआरआई दोनों हम ट्रिपल फेज करवाते हैं, ठीक है। ट्रिपल फेज का मतलब क्या है? हमने आर्टीरियल, विनस और पोर्टल तीनों फेज देखने हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यूएसजी मोडालिटी को यूज करते हैं। अगर
यूएसजी में हमें सस्पिशियस लगता है तो हम ट्रिपल फेज की तरफ चले जाते हैं, बस इतना ही रोल है यूएसजी का, स्क्रीनिंग में रोल है, राइट। सीटी और एमआरआई करवाते हैं, बस ये सीटी और एमआरआई में सिर्फ इतना सा फर्क है, अगर लीजन का साइज 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है या 1 सेंटीमीटर के अराउंड है तो एमआरआई इज मोर बेटर देन सीटी। ज्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि एब्डोमेन में आपका लीवर थोड़ा सा मोबाइल स्ट्रक्चर है, ब्रीदिंग के साथ मूव कर रहा है। जैसे आप एमआरआई कराओगे देयर आर मोर ऑफ चांसेस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एज कंपेयर टू सीटी, तो बेटर टू गो फॉर सीटी टू अवॉइड द आर्टिफैक्ट्स, बट इफ यू हैव अ सिंगल लीजन ऑफ 1 सेंटीमीटर साइज बेटर टू गो फॉर एमआरआई, राइट। सिंपल, ये हो गया। अब इसके अंदर सीटी और एमआरआई में देयर इज वन थिंग, यहां पे दो चीजें हैं। पहला, व्हाट आर द टिपिकल HCC इमेजिंग फीचर्स, एंड सेकेंड इज लिरैड्स। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तीन कह सकते हैं हम टिपिकल इमेजिंग फीचर्स हैं। आर्टीरियल फेज हाइपर एनहेंसमेंट, APHE, राइट। सेकेंड इज डिलेड फेज वॉश आउट, एंड थर्ड इज कैप्सूल, कि आपको उसका कैप्सूल भी विजिबल होगा, राइट। तो मतलब क्या होता है, जो आर्टीरियल फेज होता है उसमें HCC का लीजन चमकेगा, हाइपर एनहेंस होगा, और डिलेड फेज में वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगा सारा कंट्रास्ट, और तीसरा उसके अराउंड एक स्यूडो कैप्सूल बन जाता है, तो वो कैप्सूल आपको दिखाई देगा। ये टिपिकल फीचर्स हैं HCC के। अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं इन द बैकग्राउंड, इसमें एक क्लियर कट लाइन लिखी हुई है वेरियस गाइडलाइंस में कि अगर सिरोटिक कोई पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर ये सारे टिपिकल फीचर्स प्रेजेंट है, इट्स क्लियर कट डायग्नोस्टिक ऑफ HCC, देयर इज नो नीड ऑफ बायोप्सी, राइट, कंफर्म। अब बारी आती है लिरैड्स की। लिरैड्स हमें पता है, बिरैड्स, लिरैड्स, पिरैड्स, टिरैड्स, बहुत कुछ है। ये सारे क्या होते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, लीवर इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। तो रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम कॉमन है, ये इरैड्स तक सब में कॉमन है, बस L फॉर लीवर, राइट। अब 1 2 3 4 5 डेफिनेटली बिनाइन, मतलब 100% बिनाइन। ये फोन है, साइलेंट करिए। लाइकली बिनाइन, इंटरमीडिएट, हाई चांसेस की मैलिग्नेंट है, लाइकली मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट, राइट। और इसमें एक और होता है लिरैड्स M। ये बस याद रखना है आपको कि जो लिरैड्स 5 है ना, वो तो HCC का मैलिग्नेंट है, और जो लिरैड्स M है वो मैलिग्नेंट है नॉट ड्यू टू HCC, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं क्योंकि आप जब बायोप्सी की इंडिकेशन पे आओगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों जरूरी था। तो आपने इमेजिंग कर ली यहां पर। अच्छा, इसमें मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, जिसको अगर किडनी कंप्रोमाइज्ड हो तो उसमें तो हम कॉन्ट्रास्ट दे नहीं सकते, तो उनके लिए प्लेन कराना एडवाइजेबल। हाँ, प्लेन करवाना है हमें, उसमें तो ऑब्वियसली उसमें वो मिलेंगे नहीं, वो तो फिर वो वाला इशू आ गया ना कि आपको ट्यूमर मार्कर्स पे रिलाई कर रहे हैं। अगर आपका AFP मोर देन 400 है तो बेटर टू अवॉइड द बायोप्सी, राइट। तो अब इसमें इंडिकेशंस ऑफ बायोप्सी पे आ जाते हैं। एक बार ट्यूमर मार्कर में फिर बताऊंगा इंडिकेशंस ऑफ बायोप्सी। यूजुअली HCC इज ए हाइपरवेस्कुलर ट्यूमर, बेटर टू अवॉइड द बायोप्सी ताकि वो ब्लीड ना कर जाए, बट देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस ऑफ बायोप्सी, ठीक है। अगर सिरोटिक पेशेंट है, मतलब देयर आर हाई चांसेस कि उसको HCC होगा, बट उसमें एटिपिकल इमेजिंग फीचर्स हैं। आपने उसका ट्रिपल फेज तो करवा दिया, बट एटिपिकल इमेजिंग फीचर्स, उसमें आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपने जब इमेजिंग करवाई तो उसको लिरैड्स 4 आ गया या फिर M आ गया। ये देखो ध्यान से, 5 का मतलब होता है मैंने इमेजिंग पे डेफिनेट कर दिया। लिरैड्स 5 में हम बायोप्सी नहीं करवाते। लिरैड्स 4 का मतलब है लाइकली मैलिग्नेंट हो भी सकता है, तो उसको प्रूव करने के लिए कराना पड़ेगा। और M
अब मैं एम आ गया, ये तो बाहर का मैथ्स है, तो बाहर के मैथ्स को तो कराना ही पड़ेगा। तो वो उसमें बता सकते हैं कि ये मैथ्स बाहर का है या फिर हाँ तो क्योंकि लिरैड्स के अंदर ये सब देखते हैं ना, वो मिलेगा ही नहीं, तो बता देंगे यस लिरैड्स एम, ठीक है। और तीसरी इंडिकेशन इसमें ये भी हो सकती है कि नॉन सिरोटिक लीवर है, नॉन सिरोटिक लीवर है और उसके अंदर कोई लीजन है विद कोई भी उसमें एचसीसी का इमेजिंग फीचर नहीं है, तो उसमें करवाओगे आप। मेटास्टेटिक ही होगा। हाँ एक तरीके से वो अल्टीमेटली लिरैड्स एम में ही फॉल कर जाएगा। तो ये इंडिकेशंस हैं, राइट। तो आपको इंडिकेशंस ऑफ एप्सी पता लग गए। अब आ जाओ ट्यूमर मार्कर पे। ट्यूमर मार्कर हम देख लेते हैं AFP, PIVKA-2 एंड AFP का एक भाई है AFP-L3, ठीक है। AFP हम सबको पता है अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। तो ये कुछ और कंडीशंस में भी बढ़ सकता है, लाइक जर्म सेल ट्यूमर में AFP हाई हो सकता है, ठीक है। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस वाली कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक इतने सारे सिंड्रोम्स हैं, उसमें हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस उसमें बढ़ सकता है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिसमें AFP आपका राइज कर सकता है, बट 400 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी स्टडीज़ की, उसमें ये पाया कि अगर AFP का लेवल 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से हाई है तो मोर देन 95% डायग्नोस्टिक वैल्यू है कि ये HCC ही होगा, राइट। और इन एनी केस ये तो इसके लिए था सिर्फ, अगर AFP बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज 60% और जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज 80% फॉर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, राइट। तो मतलब ऑल एंड ओवर 60% केसेस में AFP बढ़ जाता है और 30-40% केसेस में AFP नहीं बढ़ता, नॉन AFP सिक्रेटरी HCCs होते हैं वो, राइट। वो कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल वेरिएंट हो सकते हैं। इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला, ट्यूमर बहुत छोटा है कि वो अभी HCC सिक्रीट ही नहीं कर रहा, जब वो बड़ा होगा तब सिक्रीट करेगा, राइट। या फिर उसकी ग्रेडिंग है कि लेट सपोज कोई बिल्कुल ही वेल डिफरेंशिएटेड टाइप का है, वो नहीं कर रहा, या फिर फाइब्रोलैमुलर वेरिएंट है हिस्टोलॉजी में, वो नहीं कर रहा, राइट। तो इस तरीके से कुछ कुछ कारण मिला के 30-40% केसेस में AFP नहीं बढ़ता। AFP का थोड़ा सा और मोर स्पेसिफिक वेरिएंट है AFP-L3। अगर आपको हाईली डाउट है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी तो कम है, इसलिए हम सबसे पहले AFP-L3 नहीं करवाते। इसकी सेंसिटिविटी जस्ट 50% है, घट जाती है सेंसिटिविटी, बट स्पेसिफिसिटी 90% है, तो इसलिए हम इसको सेकंड गो में करवाते हैं जब हमें डाउट है, राइट। फिर आता है PIVKA-2। PIVKA-2 होता था प्रोटीन इंड्यूस्ड बाय विटामिन के एब्सेंस, ठीक है। मतलब अगर विटामिन के नहीं है तो PIVKA बढ़ जाएगा। डिफेक्टिव कार्बोक्सिलेशन होती है विटामिन के वाले प्रोटीन्स की, उस वजह से ये बढ़ जाता है। क्लोटिंग फैक्टर जो भी है, हाँ मैंने प्रोटीन सुना इसलिए, हाँ ठीक है। तो मतलब क्या है, लीवर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा, सिंपल शब्दों में लीवर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से PIVKA-2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका दूसरा नाम DCP भी होता है, ठीक है। एक बार और बताना, इसका फुल फॉर्म क्या था? प्रोटीन इंड्यूस्ड बाय विटामिन के एब्सेंस। हम विटामिन के देते हैं ना, तो हमारे कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स उनसे एक्टिवेट होते हैं विटामिन के देने से, और अगर वो नहीं है तो PIVKA-2 बढ़ने लग जाएगा, राइट। और अगर हम किसी पेशेंट को विटामिन के बाहर से दे दें तो PIVKA-2 घट जाएगा। इसलिए HCC में जब भी हमें PIVKA-2 करवाना है तो पेशेंट को विटामिन के नहीं देना है, या फिर वॉरफेरिन थेरेपी पे पेशेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में नहीं है तब आप PIVKA-2 भेज सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा और आपका PIVKA-2 वेस्कुलर इन्वेजन को बताता है और पुअर प्रोग्नोसिस को बताता है, मोर अग्रेसिवनेस ऑफ डिजीज बताता है।
अगर प्यूका 2 बढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब आपकी डिजीज ज़्यादा अग्रेसिव है, तो आप नेचर समझ सकते हो उससे, ठीक है। बीसीपी क्या था? डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोटीन। ऐसा कुछ है इसकी भी फुल डीसीपी का डेस गामा, डीकार्बोक्सिलेज गामा हाँ डीकार्बोक्सिल प्रोथोन बेस, सॉरी डीकार्बोक्सिल गामा प्रोथोन भी बेस। आई थिंक ठीक है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपके ट्यूमर मार्कर्स हो गए। अब हमने डायग्नोसिस बना लिया है, अब हम जाएंगे स्टेजिंग पे, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ। स्टेजिंग में इसकी हम कोई टीएनएम स्टेजिंग नहीं याद रखने वाले, क्योंकि क्लिनिकली कोई फ़ायदा नहीं है उसको याद करके। हम सिर्फ याद करेंगे BCLC, बार्सिलोना क्लिनिक लीवर क्लासिफिकेशन, राइट, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी है उसको हम ऐसे याद रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 वेरी अर्ली डिजीज, वेरी अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, और फोर्थ का क्या? टर्मिनल, यस टर्मिनल, ठीक है। अब इसको याद करने का भी है, देखो टोटल कितने, 5 के बीच में कौन सा है? 2 क्या होगा? इंटरमीडिएट, ठीक है। 2 इधर, राइट। अब वेरी अर्ली स्टेज पर आ जाओ, ठीक है। वेरी अर्ली स्टेज में एक ट्यूमर होगा, एक सिंगल 1 ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा। अब मैं मतलब सारी चीज बताने से पहले ये बता दूं कि हर स्टेज में आपको 3 चीजें बतानी है। पहला, ट्यूमर के बारे में बताओ, ट्यूमर कितना साइज है, ट्यूमर कैसे फैला हुआ है। दूसरा, चाइल्ड पुग बताओ। तीसरा, इकोग परफॉर्मेंस स्टेटस बताओ। हर स्टेज 3 बेसिस पे डिसाइड की गई, ठीक है। पहला मैंने इसका ये बता दिया जी, ट्यूमर जो है वो बस 1 सेंटीमीटर का है और वो एक लीजन है और 2 सेंटीमीटर से भी छोटा है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा चाइल्ड पुग क्या है। इसका चाइल्ड पुग पेशेंट का सिर्फ A होना चाहिए और इसका परफॉर्मेंस स्टेटस, इकोग परफॉर्मेंस स्टेटस 0 होना चाहिए। फिर आप दूसरी स्टेज पर आ जाओ, 1 से 3 लीजन्स, वो भी 3 सेंटीमीटर से छोटे होने चाहिए। फिर आ जाओ चाइल्ड पुग पे, चाइल्ड पुग A to B हो सकता है, परफॉर्मेंस स्टेटस 0 to 1 हो सकता है, राइट। अब आ जाओ इंटरमीडिएट पे। उसमें एक और क्राइटेरिया है, किसमें? सिंगल लीजन लेस देन 5 सेंटीमीटर। हाँ, यस, ये भी है, सिंगल लीजन लेस देन 5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि मिलान क्राइटेरिया भी यही है, राइट। तो 2 में मल्टी नोडुलर, बस इस पे मल्टी नोडुलर ही लिखा हुआ है, क्यों? वो साइज वाइज हम बाद में देख लेंगे, विदाउट बस्कुलर इन्वेजन और हाँ वो हम आएंगे, मतलब जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा। बस मल्टी नोडुलर ध्यान रख लो, मल्टीपल नोड्यूल्स हैं। फिर अब 3 पे आ जाओ, एडवांस। 3 और 4 मतलब इसमें वो बता देता हूँ, चाइल्ड पुग और परफॉर्मेंस स्टेटस सेम है, ठीक है, ये 1 वाले, ठीक है। 3 में आ जाओ। अब 3 में क्या होगा ना कि आप जितनी एडवांस डिजीज सोच सकते हो वो सारी आएगी 3 में, ठीक है, एक्सेप्ट 1 थिंग, उसका चाइल्ड पुग स्कोर ठीक होगा, मतलब उसके लीवर फंक्शन ठीक है। बस क्लिनिकली ये ध्यान रखना है कि मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आ गया जो बहुत एडवांस डिजीज में आया है, बस उसके लीवर फंक्शन ठीक है। जैसे कि स्टेज 3 के अंदर वो ऐसे आएगा, एक्सटेंसिव डिजीज, पोर्टल वेन का इन्वेजन भी प्रेजेंट होगा, मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट उसका जो चाइल्ड पुग होगा ना वो A और B ही होगा, वो C नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लीवर फंक्शन ठीक है अभी। और उसका जो परफॉर्मेंस स्टेटस होगा वो 0 to 2 तक जा सकता है मैक्स, 3 नहीं जाएगा। अगर किसी पेशेंट को ये सब साथ में होते हुए
चाइल्ड पुग बिगड़ गया, उसका सी पे पहुंच गया, या फिर परफॉर्मेंस स्टेटस 3 से ऊपर पहुंच गया, तो वो टर्मिनल है बस। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको स्टेजिंग। ठीक है, अब इसकी हम मैनेजमेंट में घुसेंगे, क्योंकि पहले आपके पास पेशेंट आ गया, आपने उसका डायग्नोसिस बना दिया, आपने उसकी स्टेजिंग कर दी, अब स्टेज वाइज मैनेजमेंट है। इससे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं Child's चाइल्ड scoring। अच्छा हाँ ठीक है, मैं चाइल्ड पुग बता देता हूँ पहले। ठीक है, चाइल्ड पुग स्कोरिंग। चाइल्ड पुग स्कोरिंग जो है वो दोनों चीजों में यूज होती है, आपकी बिनाइन लीवर की इटियोलॉजी में भी और मैलिग्नेंट लीवर इटियोलॉजी में भी। ठीक है, चाइल्ड पुग स्कोरिंग के अंदर मतलब जैसे मैंने याद किया हुआ है 5 क्राइटेरिया हैं, 2 क्लिनिकल हैं, 3 लैबोरेटरिकल है। ठीक है, अब मैं यहीं पे एक लाइन इसके बारे में बता देता हूं, APBI के बारे में, ALBI सॉरी। ठीक है, ये 2 स्कोर हैं, चाइल्ड पुग स्कोर, एल्बाई स्कोर। ठीक है, तो चाइल्ड पुग स्कोर में मैंने आपको बताया कि 2 क्लिनिकल फैक्टर्स हैं और 3 लैब रिपोर्ट्स हैं, जबकि एल्बाई स्कोर है एल्बुमिन बिलिरुबिन स्कोर। ठीक है, लीवर फंक्शन देखने के लिए ये दोनों यूज होते हैं, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि हमें पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लेना नहीं लेना, सिस्टमिक थेरेपी के लिए लेना नहीं लेना, सब जगह इनका रोल है। ठीक है, सो चाइल्ड पुग स्कोर में 2 क्लिनिकल और 3 लैबोरेटरिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 2 क्लिनिकल पैरामीटर्स जो हैं, आप जब पेशेंट के पास जाओगे तो 2 क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे, एसाइटिस एंड एनकेफेलोपैथी। राइट, एसाइटिस चाइल्ड पुग स्कोर में क्या होता है कि 1 2 3 आप नंबर देते हो, ठीक है, और बाद में उसको टोटल करते हो। तो सबसे पहला है एसाइटिस, पेशेंट को अगर एसाइटिस नहीं है तो 1 नंबर, अगर माइल्ड एसाइटिस है तो 2 नंबर, अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो 3 पॉइंट्स। राइट, एनकेफेलोपैथी, पेशेंट एनकेफ में है, अगर कोई एनकेफ नहीं है तो 1 नंबर, अगर 1 to 2 ग्रेड एनकेफेलोपैथी है तो 2 पॉइंट, और 3 to 4 ग्रेड है तो 3 पॉइंट्स। अब ग्रेड क्या होते हैं हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में, पहले ग्रेड में पेशेंट जो होगा वो लैक ऑफ स्लीप की कंप्लेंट करेगा, सोएगा नहीं और ओवर टॉकेटिव होगा। राइट, ग्रेड 2 के अंदर पेशेंट थोड़ा स्लीपी होगा, डिसोरिएंटेड भी हो सकता है, और उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो डिक्रीज्ड होंगे। राइट, मतलब क्या होगा, क्लिनिकली पेशेंट आपको थोड़ा सोया हुआ मिलेगा, आप उसे उठाओगे वो जाग जाएगा बट थोड़ा डिसोरिएंटेड होगा। ग्रेड 3 के अंदर पेशेंट सोया ही रहेगा, सोमनोलेसेंस में होगा, सोया ही रहेगा, आप उसे पेनफुल स्टिमुलाई दोगे तब वो अवेक होगा, और उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो हाइपर रिफ्लेक्सिया में चला जाएगा, और 4 के अंदर पेशेंट कोमा में होगा। ठीक है, तो मतलब इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपका पेशेंट सिर्फ सो ही रहा है, सोया ही हुआ है, तो ग्रेड 3-4 वाला है एनकेफ है, थोड़ा सा जाग रहा है, जागा हुआ है तो 1-2 वाला है। सिंपल, ये तो आगे आपके क्लिनिकल। अब लेबोरेटरी पे आ जाओ, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन अगर आपका 2 से कम है, 2 से 3 है, या 3 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका ये 1 नंबर 2 से कम, ये इस टाइप में। उसके बाद एल्बुमिन अगर आपका 3.5 से ज्यादा है तो 1 पॉइंट, 2.8 टू 3.5 है तो 2 पॉइंट्स, और 2.8 से कम है तो 3 पॉइंट्स। और फिर आता है PTINR, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर आपका लेस देन 4 सेकेंड्स इंक्रीज हो रहा है, 4 से 6 सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, या 6 सेकेंड से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है PT, और INR लेस देन 1.7 है, 1.7 टू 2.3 है, और 2.3 से ज्यादा है, मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, पेशेंट का एल्बुमिन घटता जा रहा है, पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ता जा रहा है। ये सारे क्राइटेरियाज में हम सबको नंबर दे देंगे और उसका टोटल कर देंगे। अगर उसका टोटल 5 से 6 आ रहा है तो चाइल्ड पुग A है, 7 to 9 आ रहा है तो चाइल्ड पुग B है, और 10 या मोर देन 10 आ रहा है तो चाइल्ड पुग C है, कि C का मतलब है बहुत ही पुअर कंडीशन है पेशेंट की।
सी का मतलब होता है कि पेशेंट एलिजिबल नहीं है किसी भी सिस्टमिक थेरेपी के लिए फॉर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, पेशेंट विल गो फॉर बेस्ट सपोर्टिव केयर। और ए और बी के अंदर हम जो है पेशेंट को किसी थेरेपी के लिए ले सकते हैं। तो ये तो था चाइल्ड पुग स्कोर का रोल। कुछ इंस्टीट्यूशंस ALBI स्कोर को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ चाइल्ड पुग स्कोर। एल्बुमिन बिलिरुबिन का ये लॉगरिदमिक कैलकुलेशन होती है। तो इसके अंदर बट इसका यही एडवांटेज है कि क्लिनिकल कोई पैरामीटर नहीं होता है, ना अपने पेशेंट का एसाइटिस देखना है ना एनकैफ देखना है, जस्ट एल्बुमिन और बिलिरुबिन के बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है, दैट्स इट। वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ एलबी स्कोर। बस आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्या चाइल्ड पुग स्कोर के अलावा भी कोई स्कोर है, दैट इज एलबी। आपने मुंह से निकाला एलबाई स्कोर और आप पास हो गए, ठीक। मैंने ये BCLC में आपको क्यों बताया, आपने इमेजिंग करवाई, आपको साइज का पता लग गया, आपने चाइल्ड पुग स्कोर टेस्ट उसका निकाल लिया और आपने पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस देख लिया, तब आप जाके BCLC की स्टेजिंग पर पहुंचे। तीनों चीजें पता होनी चाहिए और जब आप स्टेजिंग पे पहुंचे तब आप डिसाइड करोगे कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं पेशेंट को, राइट। अब मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। लेट्स सपोज अब हम इसको मैनेजमेंट को बड़े इनोवेटिव और अच्छे तरीके से सीखेंगे। आपके पास कोई भी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का पेशेंट आ गया, वैसे सोचो, छोड़ो साइज वाइज सब कुछ छोड़ दो, आप क्या चाहते हो, पेशेंट का क्योर। पेशेंट का क्योर कैसे हो सकता है, अगर मैं लीजन को निकाल दूं तो निकालने का क्या तरीका है मेरे पास, रिसेक्शन। हिपेटिक रिसेक्शन इज बेस्ट। मैं ट्रांसप्लांट के लिए भी ना जाऊं क्योंकि ट्रांसप्लांट एक मेजर प्रोसीजर है, उससे थोड़ा सा छोटा प्रोसीजर रख लेता हूं, हिपेटिक रिसेक्शन। तो जब भी SCC का पेशेंट आ गया आपने सोचना है कि क्या मैं इसका रिसेक्शन करवा दूं। तो इस स्टेजिंग में कहां रिसेक्शन फिट होगा, सबसे पहले सोचो यार अर्ली स्टेज, गो फॉर रिसेक्शन। हम सबसे पहले पेशेंट को हिपेटिक रिसेक्शन के लिए लेंगे। प्राइम हमारा यही है कि अगर हमारे पास ये फीचर आ रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पेशेंट को सबसे फर्स्ट लाइन ऑप्शन दे दें हिपेटिक रिसेक्शन, राइट, ठीक है। अब इस 1 में भी हम हिपेटिक रिसेक्शन के लिए पेशेंट को ले सकते हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि जब भी ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से साइज क्रॉस करेगा तो सर्जन विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर रिसेक्शन, क्योंकि उसका साइज बढ़ने लगता है। हो सकता है वो किसी वेसल के पास जा रहा हो सकता है वो एक से ज़्यादा लोब्स इन्वॉल्व कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको सर्जिकल रिसेक्शन के क्राइटेरिया पता होने चाहिए कि सिंगल लीजन, वो भी 3 सेंटीमीटर से छोटा हो, कोई वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ना कर रहा हो, चाइल्ड पुग उसका A हो, परफॉर्मेंस स्टेटस उसका 0 हो कि बिल्कुल फिट पेशेंट है आपका, चाइल्ड पुग उसका बेस्ट है, साइज उसका 3 सेंटीमीटर से छोटा है और सिंगल लीजन है। ये बेस्ट क्राइटेरियाज हैं। इसमें एक और क्राइटेरिया आता है कि उस पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन भी ना हो, ठीक है। पोर्टल विनस एक वो ग्रेडियंट होता है ना जो 10 mm Hg से कम हो, ठीक है, और उसको कोई स्प्लीनोमेगैली ना हो, प्लेटलेट काउंट उसका 1 लाख से ज्यादा हो, मतलब ये कुछ पोर्टल हाइपरटेंशन देखने के, इसोफेजियल वेराइसिस ना हो, मतलब वही कह रहा हूँ कि पोर्टल हाइपरटेंशन ना हो पेशेंट को। मतलब मैंने आपको सारे ही करेक्ट वो बता दिए कि ये सारे देख के सर्जन डिसाइड करता है कि मुझे हिपेटिक रिसेक्शन करना है कि नहीं करना। अगर पेशेंट हिपेटिक रिसेक्शन में फॉल करता है तो हिपेटिक रिसेक्शन कर दिया। अब लेट्स सपोज सारा कुछ ठीक है पेशेंट का, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बस उसका जो ट्यूमर है ना उसका साइज 3 to 5 सेंटीमीटर की रेंज में, मतलब बॉर्डर लाइन हो गया। तब आपका रोल आता है RFA का, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन। जिस पेशेंट का सर्जिकल रिसेक्शन हो सकता है उसी पेशेंट का RFA हो सकता है। समझ आई बात? RFA आपसे पूछा जाए इंडिकेशन बताओ तो सर्जिकल रिसेक्शन वाले पेशेंट को जिसको आप लेने वाले थे उसी पेशेंट का आप RFA करवा रहे हो कि वो अभी सर्जरी के लिए बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन टू सर्जिकल रिसेक्शन है, तब मैं उसका RFA करवा रहा हूं।
क्या पता वो आरएफए करने के बाद सर्जिकल रिसेक्शन के लिए पॉसिबल हो जाए, राइट। अब बारी आती है ट्रांसप्लांट की। अगर किसी वजह से वो सर्जिकल रिसेक्शन का कैंडिडेट नहीं है, किसी रीजन से वो रिसेक्शन का कैंडिडेट नहीं है, लेट्स सपोज पेशेंट को सीएलडी है। अब हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वाले पेशेंट को हाई चांसेस है ना कि सीएलडी भी होगा। सीएलडी में आप रिसेक्शन कर ही नहीं सकते, सीएलडी इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू रिसेक्शन, वो ब्लीड करता रहेगा। तो उसमें बेटर है आप सीएलडी को ट्रीट कर दो, हिपैटिक ट्रांसप्लांट कर दो लीवर। सीएलडी की ट्रीटमेंट है लीवर ट्रांसप्लांट, तो लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो एचसीसी भी ठीक हो जाएगा, राइट। तो ऐसे पेशेंट को आप ट्रांसप्लांट के लिए ले लो। ये सिर्फ 0 और 1 के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। और एक चीज, वो जो यूएस वाला क्राइटेरिया है ना, बर्लिंग्स क्राइटेरिया अप टू 7 रूल, या फिर 3 सेंटीमीटर को 4.5 सेंटीमीटर कर दिया, वो सब भी तो एक है ना। हाँ, तो वो तो अब हम ट्रांसप्लांट पे आ रहे हैं ना। अब हमारा हो गया, मैंने पहले आपको रिसेक्शन आपको बता दिया मैंने। कोई भी पेशेंट आपका ओपीडी में आ रहा है, आपको पहले ये सोचना है क्या ये रिसेक्शन का कैंडिडेट है। ट्रांसप्लांट से भी पहले आपको ये सोचना है क्या ये रिसेक्शन का कैंडिडेट है। जब रिसेक्शन का कैंडिडेट नहीं है फिर जाओ क्या ये ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है। तो अब आया पेशेंट ट्रांसप्लांट पे। ट्रांसप्लांट के 2 क्राइटेरिया, मिलान क्राइटेरिया, यूसीएसएफ क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलान क्राइटेरिया की। मिलान क्राइटेरिया कहता है कि एक लीजन जो 5 सेंटीमीटर से छोटा हो, 1 से 3 लीजन्स जो कि 3 सेंटीमीटर से छोटे हों, ठीक है, मतलब अप टू 3 लीजन्स जो 3 सेंटीमीटर से छोटे हों। बाकी सब वेस्कुलर इन्वेजन नहीं होना चाहिए, नोडल नहीं होना चाहिए, कोई मैट्स नहीं होने चाहिए, मतलब ये सारी वो देखो जो स्टेज 3 और 4 में लिखा गया है ना, वो तो कभी भी नहीं होना चाहिए स्ट्रेट। सिर्फ साइज का क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है, मिलान। फिर बारी आती है यूसीएसएफ क्राइटेरिया। यूसीएसएफ में इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया साइज। एक लीजन लेस देन 6.5 सेंटीमीटर अप टू 3 लीजन्स 4.5 सेंटीमीटर ईच। ये डायामीटर है, ये डायामीटर है, और इसका टोटल 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक। तो ऐसे पेशेंट्स को आप हिपैटिक लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आप ले सकते हो, राइट। तो आपको ट्रांसप्लांट कैंडिडेट का पता लग गया। और इसमें ये होता है कि वंस यू हैव डन द ट्रांसप्लांट देयर इज नो नीड ऑफ एडजुवेंट कीमो आयो टीकेआई, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रिसेक्शन में भी सेम है, अगर आपके मार्जिन ही पॉजिटिव आ गए तो एक अलग इशू बन गया, अदरवाइज देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट, पेशेंट इज कंप्लीटली क्योर्ड, राइट। तो हमने स्टेज 0 और स्टेज 1 में पेशेंट को हिपैटिक रिसेक्शन के लिए बोला, पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोला, और इन्हीं इंडिकेशन पे इन बिटवीन हमने उसको ऑप्शन दे दिया, आप आरएफए वगैरह करवा सकते हो, राइट। अब हम मूव करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज पे। इंटरमीडिएट स्टेज में मल्टी नोडुलर डिजीज है, इसका मतलब है नोड्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग साइजेस के हैं, राइट। तो इंटरमीडिएट स्टेज में हम पेशेंट को टेस की ऑप्शन देते हैं। अब यहां पे रोल आता है ब्रिजिंग थेरेपी का। आपके पेशेंट्स ना हमेशा कंफ्यूज करेंगे आपको, क्यों? क्योंकि वो स्टेज वाइज किसी में फॉल करेंगे, फिटनेस वाइज किसी में फॉल करेंगे, बहुत ही एम्बिग्यूटी क्रिएट करेंगे। वहां पे आपका पेशेंट किसी भी रीजन से हो सकता है, लेट्स सपोज आपका कोई पेशेंट है वो ट्रांसप्लांट एलिजिबल है बट उसको लीवर मिल नहीं रहा, ये इशू बहुत आएगा। लीवर मिल नहीं रहा, व्हाट यू विल डू ब्रिजिंग थेरेपीज। ब्रिजिंग का मतलब एक ब्रिज की तरह मुझे एक थेरेपी को देना है जो उसका टाइम थोड़ा एक्सटेंड करे, डिजीज को स्लो करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है टेस, ठीक है। मैं अभी टेयर को नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आप सबको इजी रख रहा हूं अभी, ठीक है। पहले मैं सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं, टेस, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, ठीक है। सो टेस, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। जैसे पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है ना, सेम उसी रूट के थ्रू
फीमोरल आर्टरी के थ्रू हम जाते हैं, हम हिपैटिक आर्टरी तक पहुंचते हैं, उसकी आर्टीरियल सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं ट्यूमर की, और वहां पे लाइपियोडोल जो कीमो होती है उसको हम दे देते हैं, ठीक है, लाइपोसोमल डॉक्सोरिबोसिन टाइप। तो टेस के अंदर अब आप खुद बताओ, हिपैटिक आर्टरी की डुअल ब्लड सप्लाई है, हिपैटिक आर्टरी भी है, पोर्टल वेन भी है। मैंने पोर्टल आर्टरी ब्लॉक कर, वो हिपैटिक आर्टरी ब्लॉक कर दी टेस करके, और पेशेंट को पहले से पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी था, तो लीवर खत्म, इस्कीमिया हो गया। इसका मतलब क्या है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होगा तो मैं टेस कर सकता हूं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन टेस की क्या है, बस आपने ये देखना है वेसल्स फ्री होनी चाहिए भाई, मैं टेस कर सकता हूं। अगर वेसल इन्वॉल्व है तो मैं टेयर कर सकता हूं, तो मैं एसबीआरटी कर सकता हूं। ब्रिजिंग थेरेपीज में आपने क्या क्या देखा, मैं आरएफए वगैरह को भी ब्रिजिंग थेरेपी की तरह यूज कर सकता हूं, माइक्रोवेव एब्लेशन को ब्रिजिंग थेरेपी की तरह यूज कर सकता हूं, बट इनका रोल आ रहा है स्टेज 0-1 में। इंटरमीडिएट में जो टेस का रोल आ रहा है, अब मैंने बताया कि पोर्टल वेन अगर इन्वॉल्व है तो वो स्टेज 3 है, वो स्टेज 2 तो है ही नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टेज 2 में टेस ही कर दूं, क्योंकि टेयर के लिए आपको यूट्रियम 90 चाहिए, रेडियो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, रेडिएशन का वो सब अरेंजमेंट्स, एक्सपेंसिव ज्यादा होता है टेयर, ठीक है, तो बेटर है मैं टेस्ट कर दूं। तो मैं इंटरमीडिएट में सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जस्ट टेस्ट। और जब मैं स्टेज 3 में जाऊंगा तो मेरे पास टेयर की भी ऑप्शन है, एसबीआरटी की भी ऑप्शन है, क्योंकि जहां भी पोर्टल वेन इन्वॉल्व है वहां पे आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांस आर्टीरियल रेडियो न्यूक्लियोटाइड एम्बोलाइजेशन के लिए जाना है, या फिर स्टीरियोटैक्टिक आपको रेडिएशन के लिए जाना है। ये पता लग गया। अब इंटरमीडिएट स्टेज में मैं क्या करूंगा, मैं पहले टेस्ट करूंगा, और टेस्ट के बाद मैं देख सकता हूं कि पेशेंट ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है तो मैं उसका ट्रांसप्लांट करवा दूंगा, अगर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट नहीं है तो मैं उसे टीकेआई दे के लाइफ लॉन्ग भी रख सकता हूं, ठीक है। इसमें एक चीज और है, अगर पेशेंट का लेस देन 25% लीवर इन्वॉल्व है डिजीज से, आई विल गो फॉर टेस। अगर पेशेंट का 25% से ज्यादा लीवर इन्वॉल्व है, आई विल गो फॉर टेयर और एसबीआरटी। जब आपको डिसाइड करना है कि यू विल गो फॉर टेस और टेयर, दिस विल हेल्प यू। आपको दो चीजें हेल्प करेंगी कि लीवर में बर्डन कितना है। लीवर में बर्डन लीवर का 25% से कम है और कोई वेसल इन्वॉल्व नहीं है, आई विल गो फॉर टेस। और अगर 25% से ज्यादा है और पोर्टल वेन इन्वॉल्व है तो आई विल गो फॉर टेयर और एसबीआरटी, ठीक है। नहीं बस राइट। तो इसमें ना एक चीज रह गई थी कि जब आप हिपैटिक रिसेक्शन किसी पेशेंट का प्लान करते हो तो आपको हिपैटिक रिजर्व के बारे में भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑप रिजर्व कितना रहने वाला है। कि अगर सिरोटिक लीवर है तो आप कोशिश करोगे कि 25 से 30% रिजर्व पेशेंट का रह जाए, और नॉन सिरोटिक लीवर है तो 20% रिजर्व रह जाए। और इसमें एक टेक्निक का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन बोलते हैं उसको, कि ये पोर्टल वेन एम्बोलाइज करके जो रिमेनिंग लीवर है उसको रीग्रो करा देते हैं। मतलब अगर आप ब्लड सप्लाई कम कर दोगे तो लीवर अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए ग्रो करेगा और अपना साइज बढ़ा लेगा। तो ये भी एक प्रोसीजर इसमें यूज होता है। छोटी सी बात थी बस, ठीक है। तो अब हम आ गए इंटरमीडिएट स्टेज पे, मैंने बता दिया आपको टेस्ट हो जाएगा। अब आप आ जाओ एडवांस स्टेजेस पे। एडवांस के अंदर सब कुछ ठीक है, डिजीज एक्सटेंसिव है, तो यहां पे आपकी इंडिकेशन आती है सिस्टमिक थेरेपी की। आपकी जो प्राइम मोडेलिटी होगी ना वो सिस्टमिक थेरेपी होगी, प्लस माइनस टेस प्लस माइनस आरटी, राइट। और जो स्टेज 4 जिसमें लीवर फंक्शन खराब है, जस्ट बेस्ट सपोर्टिव केयर, राइट। हम मतलब प्रैक्टिकली क्या करते हैं, चाइल्ड पुक सी वालों को भी लो डोज में लेनवेटिनिब दे देते हैं, क्लिनिकल जजमेंट है वो, अदरवाइज हम सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। अब हम शुरू करते हैं सिस्टमिक थेरेपीज, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का कोर है, राइट।
मैनेजमेंट ऑफ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड वी विल स्टडी सिस्टमिक थेरेपी। ठीक है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है ना, इट्स अ कीमो रेजिस्टेंट ट्यूमर, राइट। और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसमें टीकेआईज का रोल है, क्योंकि ये ट्यूमर ग्रोथ पाथवे जैसे कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, मैट, इन सब के थ्रू चलता है जो मोलिकुलर पाथवेज होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज ए रोल ऑफ टीकेआईज। तो टीकेआई का जब रोल आया तो सबसे पहले सोराफिनिब नाम की टीकेआई आई जो स्टैंडर्ड है, राइट। तो सोराफिनिब जो आई, शार्प ट्रायल, सोराफिनिब दी गई और शार्प ट्रायल में इन्होंने देखा कि अगर मैं प्लेसिबो दे दूं और सोराफिनिब दे दूं तो 11 मंथ मुझे ओवरऑल सर्वाइवल मिल रहा है और प्लेसिबो से 8 मंथ्स। तो आपको ये जानने की जरूरत है, अगर मैं एससीसी वाले पेशेंट को कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो भी वो पेशेंट 8 महीने जी सकता है, राइट। सोराफिनिब देने से 3 मंथ्स का बेनिफिट मिला, बट सोराफिनिब टॉलरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, म्यूकोसाइटेड हैंड फुट सिंड्रोम एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसके लिए हमारे पास आ गई लेनवैटिनिब, एक और टीकेआई। आप गिनते जाना, टीकेआईज काफी आएंगी, ठीक है। तो लेनवैटिनिब का रिफ्लेक्ट ट्रायल था, जो रिफ्लेक्ट ट्रायल था, इट इज अ नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल, ठीक है। अब नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल में जब लेनवैटिनिब दी गई और उसको कंपेयर किया गया सोराफिनिब से, ठीक है। तो इसका तो आया 13.6 मंथ्स और ये आया 12 मंथ्स। आप देखो नंबर वाइज लेनवैटिनिब का मीडियन ओएस 1.5 महीना ज्यादा था, बट पी वैल्यू इसकी वो वाली थी कि ये इक्वलेंट ही है, क्योंकि ये नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल था, ठीक है। अब ये तो सब हो गया जो हमारी फर्स्ट लाइंस थी। अब सोराफिनिब को आयो से कंपेयर किया गया, आयो प्लस टारगेटेड थेरेपी, दैट इज एटिजोलिजुमैब प्लस बिवेसिजुमैब, जो आज की डेट में आप देखते हो इट्स अ स्टैंडर्ड, एटिजोलिजुमैब प्लस बिवेसिजुमैब। ट्रायल का नाम था आई एम ब्रेव 150, ठीक है, आई एम ब्रेव 150। तो इसके अंदर इन्होंने आयो और टारगेटेड थेरेपी को सोराफिनिब से कंपेयर किया, ठीक है, और 19 मंथ्स एंड 13 मंथ्स। तो आपको यहां पे 6 मंथ्स का ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट मिला। तो आज की डेट में एटिजोबैव स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। अभी जो नई हमारे पास आई है दैट इज स्ट्राइड रेजिमेन, सिंगल ट्रमेलिमुमैब रेगुलर इंटरवल दुर्वालुमैब। स्ट्राइड की फुल फॉर्म है हिमालय ट्रायल, ट्रायल का नाम है हिमालय। ट्रेमेलिमुमैब प्लस दुर्वालुमैब। अब देखो पहले जो थी ना वो आयो प्लस टारगेटेड थेरेपी, ठीक है, उसमें एटिजोलिजुमैब के साथ बिवेसिजुमैब प्लस है वो या प्लस है, प्लस ये सब प्लस है। तो इसमें आयो प्लस हमें पता है ना बिवेसिजुमैब इज ए टारगेटेड थेरेपी, राइट। अब इसमें दीज आर बोथ आयोज, ट्रेमेलिमुमैब CTLA4 इनिबिटर है, दुर्वालुमैब आपकी PDL1, ठीक है। तो डुअल आयो हिमालय ट्रायल, और इसमें इन्होंने देखा कि इन्हें 3 मंथ्स का OS बेनिफिट मिला। और ये बता दूं ये कंपेयर किया है इन्होंने सोराफिनिब से, 16 मंथ्स एंड सोराफिनिब में अगेन 13 मंथ्स। ये दोनों स्टैंडर्ड बन गए, बट इनका कोई भी हेड ऑन कंपैरिजन नहीं है। बट रिजल्ट्स तो कह रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा है एटिजोलिजुमैब में। हाँ वो रिजल्ट्स कह रहे हैं, ठीक है, कहने वालों को कहने दो ठीक है। तो ये स्ट्राइड हो गया। अब हमारी जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। चाइना ने एक और अप्रूव कर दी है, बट जब वो आएगी तब हम पढ़ेंगे। जब कोई आता है पेशेंट 3 और 4 में, तो हमें
वी स्टार्ट विद दिस, ठीक है, वी स्टार्ट विद दिस। इसमें बस ये फायदा है कि ट्रेमेलिमुमैब की एक डोज लगा दो और दुर्वालुमैब को चलने दो। इसमें ट्रेमेलिमुमैब की सिंगल डोज लगती है, दोबारा लगती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, इस तभी इसका नाम है सिंगल ट्रेमेलिमुमैब। ट्रेमेलिमुमैब को एक बार दे दो पेशेंट को, एंड रेगुलर इंटरवल दुर्वालुमैब, राइट। ये तो थे फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। वैसे सेकंड लाइन में बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मतलब क्लिनिकली कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी बस आपको नाम पता होना चाहिए। मुझे फर्स्ट लाइन में पहले ये बताओ, थर्ड एंड फोर्थ में से कैसे, दोनों में से कौन सा चूज करना है? थर्ड ही करना है हमेशा? ऐसा नहीं है, बोथ आर NCCN फर्स्ट लाइन कैटेगरी 1 ड्रग्स। हमारा एक्सपीरियंस एटीजोबैव के साथ ठीक ठाक है तो हम उसे यूज़ करते हैं, बट अगर किसी पेशेंट को आप ट्रेमेली दुर्वा भी ऑफर करते हैं तो इट्स ऑल्सो फर्स्ट लाइन। हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिटरली नहीं है, राइट। सेकेंड लाइन में हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि रेगोराफिनिब, कैबोजेंटिनिब, रेमोसिरुमैब, जैसे बिवेसिजुमैब दे रहे हो, रेमोसिरुमैब हो गया, कैबोजेंटिनिब, रेगोराफिनिब, ये दोनों टीके आई है, राइट। बस इसमें एक बात याद रख लो, जिस भी पेशेंट को रेमोसिरुमैब देना है वो उसी में काम करेगी जिसका AFP 400 से ज़्यादा है, AFP। बस बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, वही सबका प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल में 2 महीने 3 महीने का बेनिफिट, बस कुछ इसमें कुछ क्लिनिकली ज़्यादा नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब लाइक 2 मंथ, हाँ बस 2 मंथ सॉरी 2 इयर्स ट्रीटमेंट के साथ 19 मंथ ओवरऑल सर्वाइवल आया है ना। हाँ बस 19 वो months मैक्स से हमारी है एक्सपेक्टेशन है, बस मतलब इतने तक SCC डन करते हैं।